नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास आपको पता है ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का डे 3 तीसरा दिन का आज क्लास है और हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है ना। इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, वर्ल्ड चल रहा है, क्या चला है इस बैच में? दिल्ली में क्या चल रहा है इसमें? एक बार कमेंट कर सकते हो? बोलो, जल्दी बोलो, क्या क्या आखिर में क्या कहाँ पे छोड़ा है? जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, जल्दी से कमेंट्स में आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चे, जल्दी से आ जाओ। स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम बच्चे, वेलकम। यूनिक शर्मा, चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें हाँ इंट्रोडक्शन बिल्कुल मेरे को पूरा रिमाइंड हो गया। यानी कि हम आपको चाइना पढ़ा रहे थे, नहीं चाइना पढ़ा रहे थे इसमें, और चाइना में हमने जो है कवर क्या करा दिया था। चाइना में क्या डिस्प्यूट्स चल रहे थे चाइना के, तो चाइना के डिस्प्यूट्स चल रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या कुछ कराया है, कुछ है आपके पास में आइडिया, कुछ है? तिब्बत, अच्छा, मैकमोहन लाइन को कराया था ना। मैकमोहन लाइन पे क्या है, तिब्बत को इंडिया को पूरा बताया होगा, ठीक। शिमला एक है ना, हाँ ठीक। चलो आ जाओ बच्चे आगे आ जाओ, सब लोग, सारे लोग ध्यान से आ जाओ। आज का टॉपिक बहुत ही हॉट है और आजकल चर्चाओं में भी है। और ये क्या है? गलवान वैली। इसमें हम गलवान वैली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गलवान वैली यानी कि हिंदी में आप क्या कहेंगे? गलवान घाटी के बारे में। पेपर में सवाल बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि हाल ही में उठता हुआ प्रश्न इससे बन सकता है, गलवान घाटी से। सब लोग आओ, ध्यान से समझो, सब लोग ध्यान से समझो बच्चे, आ जाओ, ध्यान से आ जाओ सब लोग आ जाओ, ध्यान से सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, ध्यान से आ जाओ। ठीक है, सब लोग आ जाओ, ध्यान से आ जाओ बच्चे, ध्यान से। ठीक, ये ऐसे करके हमने जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चे। चलो ध्यान से सुनो बात को, अब ध्यान से आगे कहानी सुनोगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया है? ये वाला पार्ट मैंने इसको कहा है पीओके। इसको मैंने पीओके बताया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और मैंने क्या कहा कि इस वाले पार्ट पे किसका कब्जा है? मैंने इसको बताया था, इसको मैंने बताया था अक्साई चिन, इसको मैंने कहा था अक्साई चिन, इसको बोला गया अक्साई चिन, ठीक। अक्साई चिन इसको बोला गया है। अब थोड़ी सी आप इसमें एक छोटा सा विषय समझेंगे, ध्यान से समझो। क्या हुआ कि यहाँ पे अपना मैंने कल बताया था कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया कौन सा, बताओ? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, बताओ? हाँ बोलो ना, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा बताया है? बच्चे ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर भारत का। यार कैसे बात कर रहे हो आप लोग? काराकोरम माउंटेन रेंज है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर कौन से एरिया में? लद्दाख वाले पार्ट में, ठीक है, लद्दाख वाले पार्ट में। इस सियाचिन ग्लेशियर के बराबर में यहीं पे एक और छोटा सा ग्लेशियर है, मुकाबले सियाचिन के छोटा है, इसका नाम है रेमो ग्लेशियर, ठीक है जी। रेमो ग्लेशियर इसका नाम है, रेमो ग्लेशियर इसका नाम है। रेमो ग्लेशियर किसके बराबर में? सियाचिन ग्लेशियर के बराबर में। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के बराबर में, सियाचिन के बराबर में, सियाचिन के। सब लोग ध्यान से आ जाओ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आ जाओ। पूरी एक एक चीज़ आपको बता दूंगा, एक एक चीज़। अब यहाँ पे तिब्बत में चोमाई योंग्यू को एक ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है। मैं इसको दूसरे पेन से बना लेता हूँ, दूसरे पेन से नदी को बना लेता हूँ मैं। यहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी ऐसे यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है? यहाँ से होते कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में, है ना। ये ऐसे ये कौन सी नदी चलेगी? सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से निकलेगी, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, इसका नाम है सिंधु नदी। अब क्या होगा कि इस रेमो ग्लेशियर से एक नदी यहाँ से निकलेगी, इसका नाम है शोक रिवर, शोक नदी, शोक
नदी। श्योक नदी कहाँ से निकलती है? रेमो ग्लेशियर से निकलती है। अब अक्साई चीन से एक और नदी निकल के आती है, एक और नदी निकल के आ रही है अक्साई चीन से। ये नदी, इस नदी का नाम है गलवान नदी। गलवान नदी, गलवान नदी निकल के आ रही है, ठीक है। अब आप कह सकते हो गलवान नदी किस में आके मिलती है? श्योक नदी में। और श्योक नदी किस में आके मिल जाती है? सिंधु नदी में। बोलो क्लियर हो रहा है? यानी आप कह सकते हो कि श्योक नदी जो है, जो श्योक नदी है, श्योक रिवर जो है, श्योक नदी, वो किसकी सहायक नदी है? तो आप कह सकते हो, पर ऐसे लिखो, यहाँ से उल्टा लिखते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी कौन सी है? श्योक नदी इसकी सहायक है, ठीक है। और श्योक की सहायक नदी कौन सी हो गई? श्योक की सहायक नदी अपनी ये हो गई, कौन सी? गलवान नदी। गलवान नदी इसकी भी सहायक हो गई। बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बताया अभी तक आपको? मैंने आपको ये बताया कि ये पीओके वाला पार्ट, ये अपना अक्साई चीन वाला पार्ट, यहाँ सियाचिन है, सियाचिन के बराबर में रेमो ग्लेशियर है, यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी आगे जाके किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। यहीं अक्साई चीन से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है गलवान नदी। ये गलवान नदी आगे श्योक नदी मिलती है, श्योक नदी आके सिंधु नदी मिल जाती है। यानी आप कह सकते हो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? श्योक नदी है। श्योक की भी सहायक कौन सी? गलवान नदी है, ठीक है। अब ये जो गलवान नदी है, ये आप देख रहे हैं अक्साई चीन में और फिर आगे चल के इंडिया में भी है, तो इसके बराबर में क्या है? यहाँ पे घाटी है। घाटी या तो पर्वत की होती है तो नदी की होती है। घाटी मतलब बराबर का क्षेत्र जिसमें पानी नहीं है, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है? इसी को बोला गया है गलवान घाटी। यानी जो गलवान नदी की घाटी है, गलवान नदी की घाटी को क्या बोला गया है? गलवान घाटी। यानी कि वैली ऑफ गलवान रिवर, वैली ऑफ गलवान रिवर इज नोन एज गलवान वैली, इज नोन एज गलवान वैली। यानी कि गलवान नदी की घाटी को ही गलवान घाटी बोला गया है। अब चाइना ने क्या किया? इस गलवान घाटी में सड़क निर्माण किया। सड़क निर्माण इसने किया और यहाँ पे अपना पूरा मामला जिसने जमा रखा है। अब ये इंडिया के एरिया में कोई भी घुसने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारी गलवान घाटी पूरी हमारी है, ऐसा कह रहा है। तो इंडिया ने इसका विरोध किया कि नहीं, आपकी नहीं है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? वो आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है, वो आपको समझ में आएगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत टिके रहो, ईमानदारी के साथ में लगे रहो। यहाँ पे ईमानदारी के साथ में आप लगे रहो। पहले इतना नक्शा बनाओ, एक बार इतना नक्शा बनाओ पहले, एक बार आप जल्दी से बनाओ इतना नक्शा, जल्दी से बनाओ। जितना मैंने अभी तक बना दिया ना, इतना बनाओ पहले आप, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ। इतना मैप बनाओ आप जल्दी से। मैपिंग आपको खुद करनी है साथ के साथ, नोट्स की चिंता मत करो, सारा साथ के साथ आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इसमें मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, जल्दी से लिखो, पहले इसको लिखो, ये मैपिंग करो हल्का से। यार जितना जैसा बनता है आपसे वैसा बनाओ। ऐसे पीओके बनाओ, इधर अक्साई चीन बनाओ, ऐसे। फिर यहाँ से मैं कुछ मिटाऊंगा इसमें से, है ना, वो दूसरा मैप बनाना। फिर आप जल्दी से करो इसको, जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी से मैपिंग करोगे बढ़िया पे फ़ायदे में रहोगे। बन गया मैप? कॉपी पेन लेके धुआंधार बनाया करो, धुआंधार। अक्साई चीन बनाओ, पीओके बनाओ, सियाचिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर दिखाओ, रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी को निकालो, उधर अक्साई चीन से गलवान नदी को निकालो और इसको सिंधु में मिला दो, ठीक है। इतना मैप बनाओ पहले आप, इतनी मैपिंग करो। कर चुके? करो, जल्दी लिखो, जल्दी करो, जल्दी भैया, जल्दी करो। पहले इसके पॉइंट लिखा देता हूँ, इतने तक के पॉइंट लिखा देता हूँ पहले आपको, ठीक है। मैप बन गया, बराबर में पॉइंट लिखना चालू करो, लिखना चालू करो। श्योक नदी लिखना चालू करो, जल्दी। श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है। श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है। श्योक रिवर इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रीमो ग्लेशियर, पहला पॉइंट। जल्दी वन लाइनर लिखो इसके, जल्दी लिखो। श्योक रिवर इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रीमो ग्लेशियर। श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है। आगे लिखो। गलवान नदी अक्साई चीन से निकलती है। गलवान नदी अक्साई चीन से निकलती है, लिखो जल्दी। गलवान रिवर originates from अक्साई चीन। गलवान रिवर originates from अक्साई चीन। आगे लिखो। गलवान नदी श्योक नदी में मिल जाती है। गलवान नदी श्योक नदी में मिल जाती है। अर्थात यह
नदी, अर्थात यह नदी कौन सी, गलवान, अर्थात यह नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पूछा गया पेपर में सवाल, अर्थात यह नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लिखा आपने, लिख चुके, लिख चुके। क्या लिखना है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गलवान रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अक्साई चिन, है, इट मर्ज्ड इन श्योक रिवर, दैट्स वाई इट्स मर्ज्ड इन श्योक रिवर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। ठीक, लिख चुके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, श्योक नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, श्योक नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, अर्थात श्योक नदी, अर्थात श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, अर्थात श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि श्योक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या, इंडस रिवर, श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। हो गया, लिख चुके, हो गया ना। ठीक, चलो अब आगे की कहानी सुनो आप, ध्यान से सुनो आप, ध्यान से, सब लोग सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से कहानी सुनो। मैं साथ के साथ सारी चीज़ें आपको बताता चला जा रहा हूँ, है ना। ये इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपके दिमाग में फिगर क्लियर हो गया। आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, इसमें सुनो सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान के चलो ये अपना क्या है, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। मैंने क्या बताया कि ये क्या है, पीओके, और ये क्या, अक्साई चिन। ठीक, यहाँ है लेह, लेह, लेह स्थान, इसका नाम लेह है। यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे एक स्थान है और इसका नाम है दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी। भारत ने क्या किया है, अभी हाल ही में भारत ने लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक पक्की सड़क का निर्माण किया है। अभी हाल ही में भारत ने किया है, महीना भी नहीं बीता होगा, और इसका लंबाई है 255 किलोमीटर। ये जो सड़क है इसकी लंबाई 255 किलोमीटर है। असली लड़ाई जो यहाँ से चाइना को दर्द यहाँ से चालू हुआ है। भारत में आपसे पहले तो यहाँ कोई नज़र था ही नहीं, भारत का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कभी हुआ, बहुत मतलब इस तरीके से था। और अब भारत के टैंक वगैरह भी कुछ भी नहीं जा पाता था यहाँ पे। अब इंडिया ने क्या किया, लेह से लेकर के, भाई यहाँ तक तो सड़क मार्ग है, अब लेह से लेकर यहाँ लास्ट पॉइंट तक भारत ने सड़क बना दी, लेह से लेकर लास्ट पॉइंट तक सड़क बना दी भारत ने। अब आसानी से मिसाइल पहुंच जाएंगे, आसानी से टैंक पहुंच जाएंगे। यानी चीन की पूरी सीमा आप कह सकते हो कि चाइना अगर भाग के इधर से आने का अटैक भी करने लगेगा तो यहाँ भारत का पूरा ऑपरेशन तैयार होगा और उसे पीछे खदेड़ने के लिए पूरी तरह। पहले तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो पहले तो भारत ना टैंक लगा सकता था ना कुछ लगा सकता था। अभी क्या पूरा सिस्टम भारत ने बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि चाइना को पेट में दर्द होना चालू हो गया, चाइना को पेट में दर्द होना चालू हो गया। तो पहली बात तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि लेह से दौलत बेग ओल्डी तक, दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने 255 किलोमीटर लंबी 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। ठीक, 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। एक तो ये बात आपको आगे समझ में। दूसरा, ये जो सड़क है, यह सड़क क्या है, यह सड़क श्योक नदी के किनारे किनारे स्थित है। ठीक, किनारे किनारे स्थित है। श्योक नदी के किनारे किनारे ये रोड जा रहा है। अब यहाँ भारत ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया, ये दोनों पॉइंट भी आप लिखेंगे। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन के काम को भारत ने यहाँ पे किया है। अब ये जो रोड है ये कहाँ से कहाँ तक, लेह से निकलती है और दरबुक से होते हुए ओल्डी तक पहुँच जाती है। लेह से कहाँ से होते, लेह से निकलती है, लेह से दरबुक होते हुए और कहाँ तक जाती है, दौलत बेग ओल्डी तक निकलती है, ओल्डी तक आप पहुँच जाती है। इतना सा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इतना लिखो पहले जल्दी से, इतना लिखो, सारी घटना लिखते चलो। पैंगोंग सो लेक पे ही जा रहे हैं, पैंगोंग सो झील पे ही जा रहे हैं, पैंगोंग सो लेक पे ही जा रहे हैं। उस घटना को बताएंगे जो टकराव हुआ भारत के और चाइना के बीच। वो फिंगर्स वाली सारी कहानी आने जा रही है, बस आप
बहुत ध्यान से, बशर्ते आप चीज़ों को पढ़ते रहो बहुत ध्यान के साथ में, है ना। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, इसको जल्दी लिखो। लिख चुके भैया? हो गया, हटाऊं इसको? गलवान वैली क्लियर हो गया आपके दिमाग में? गलवान वैली के सारे सवाल क्लियर हो गए। अभी झगड़ा किस बात पे, वो बात आने जा रही है, ठीक है ना। बहुत गजब की चीज़ें हैं, बहुत गजब की। कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। बच्चे, इसमें तेज करने का ऑप्शन है, बाद में तेज करके देख लियो। मुझे तो बिल्कुल सबसे उस छोर के लास्ट व्यक्ति के तरीके से यहाँ पे पढ़ाना है। और बार बार मुझसे ये मत पूछो कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, वो होगा ही आपको। इससे बार बार मेरे से बकवास ना करिए, क्योंकि वो मुझे मालूम है कहाँ से कैसे होना है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। चलो पैंगोंग त्सो लेक पे आ जाते हैं। पैंगोंग त्सो लेक यानी कि पैंगोंग त्सो झील, इसकी आपसे हम चर्चा करते हैं। पैंगोंग त्सो झील की चर्चा करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, पैंगोंग त्सो झील की चर्चा करते हैं। यह है पैंगोंग त्सो झील, ठीक। पैंगोंग त्सो झील है, ये क्लियर है। पैंगोंग त्सो झील, पैंगोंग त्सो झील है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक लेक है, ये लेक है एक यहाँ पे, ठीक है। ये लेक है, यहाँ पे एक लेक है। ऊपर ऊपर थोड़ा सा बना है। आज मेरा हाथ पता नहीं क्या दिक्कत है, हाथ को पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैपिंग पे सही नहीं जा रहा, ठीक। यहाँ पे लेक है, ये मैंने लेक बनाई एक। ये जो लेक है, इस झील का 40% हिस्सा तो इंडिया में, कितना, 40% तो भारत में आता है। और इस झील का 60% भाग किस में जाता है, चीन में जाता है। तो ये पैंगोंग त्सो झील है, कहाँ पे है, भारत चीन की सीमा पे। 40% भाग भारत में और 60% भाग इस पैंगोंग त्सो झील का जो भाग है वो चाइना के अंदर है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि ये जो झील है, ये जो झील है, अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे बात को। इस झील जो है, ये झील एक घाटी के अंदर है, फिंगर्स के बीच में फंसी हुई है। फिंगर्स के बीच में स्थित ये झील है। अब इस झील में क्या होता है, आप सब लोग ध्यान से समझिए, सब लोग ध्यान से समझिए। ये झील के आसपास क्या बने हुए हैं बच्चे, पर्वत बने हुए, चट्टानों से घिरी हुई है, ये चट्टानों से, रॉक्स से घिरी हुई है, रॉक्स से। अब रॉक्स से क्या होता है, इसमें आके गिरते हैं पत्थर, टूट टूट के पिस पिस के पत्थर आके गिरते हैं। और पत्थरों में क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स इसमें जाके घुल जाते हैं पानी में, इस झील के पानी में। और इस झील का जो पानी वो हो जाता है खारा। तो अब पहला सवाल तो ये कि बताइए पैंगोंग त्सो झील एक कैसी झील है, तो ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। पैंगोंग त्सो झील जो है खारे पानी की झील है। दूसरा सवाल, इसका पानी खारा क्यों होता है। इसके पानी के खारे होने का कारण, साल्टी होने का कारण, खारे होने का कारण भाई आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई समुद्र तो है नहीं, यहाँ पे नमक तो हो नहीं सकता, फिर खारा क्यों पानी, भाई ये सवाल तो आना जायज़ है। तो क्यों होता है, मैंने क्या बताया, इसके खारे होने का कारण चट्टानों से टूटकर गिरने वाले पत्थरों में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। लिख रहे हो ना आप लोग, खनिजों से होता है। सारे नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलो, खनिजों से होता है। अब होता क्या है, इसका पानी साल्टी हो गया, ये सवाल भी क्लियर हुआ आपको, ये सवाल भी क्लियर हुआ। अब लड़ाई की बात पे आ जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से पर्वतों का निर्माण है, ऐसे करके पर्वत हैं, ठीक, पर्वत हैं ऐसे करके। इन पर्वतों में पानी चलता है इस लेक का, उसके कारण से कटान बन गया। और यहाँ पे देखो ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति यहाँ पे हो गई है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी। तो जब दूर से ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उंगलियां हो, इस तरीके से लगता है, बीच में पानी भरा हुआ और ये पत्थर का उठा हुआ सा भाग। तो ऐसे महसूस होता है जैसे ये उंगलियां हैं। तो इन्हीं को बोला गया फिंगर्स। क्या बोला गया इनको, फिंगर्स। और कितनी फिंगर्स हैं, 8 फिंगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 फिंगर्स हैं। 8 फिंगर्स में जो हिस्सा है नीचे का डिवाइड है। अब जो LAC लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप जानते हैं कि ये LOC है, ये LAC है। LOC क्या करती है, POK को अलग करती है, LAC क्या करती है, अक्साई चिन्ह को अलग करती है। ये तो LAC है,
ठीक, और ये LOC है। अब जो LAC है वो गुजरती है यहाँ से, ये LAC है, LAC है, इसका नाम LAC। ठीक, अब तक क्या होता था, दिखाई दे रहा है वीडियो में नीचे, अब तक क्या होता था कि जो भारत की सेना थी, भारत तो भाई इसके इधर इधर भारत का ने भी यहाँ भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ चाइना का है, लेकिन इसमें ऐसा था कि भारत यहाँ तक अपनी पेट्रोलिंग करता था, 8वीं फिंगर तक कोई दिक्कत नहीं थी, भारत वहाँ तक जाके अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था, और चाइना वाले यहाँ तक आके पेट्रोलिंग कर रहे थे, पहली फिंगर तक। तो यहाँ की सेना वहाँ तक जाती थी, वहाँ की सेना यहाँ तक आती थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो यहाँ पे भारत ने सड़क बनाई, चाइना को लग गया कि भाई भारत ने तो गड़बड़ करना चालू कर दिया, भारत अब हमारे कब्जे में नहीं रहेगा, तो वहाँ की सरकार की सह पर यहाँ पे टकराव हुआ, इस जगह पर फिंगर 4 पर। यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच में पेट्रोलिंग के दौरान, किसके दौरान, पेट्रोलिंग के दौरान, पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे टकराव हुआ। वहाँ की सेना ने कटीले तारों से भारत की सेना पे हमला किया, जिसमें कई सारे जवान हमारे शहीद हो गए। जवाब में भारत ने भी कार्रवाई करी और उनके भी कई सारे जो लोग थे उनकी आधी खुली हुई आंखों को और बंद कर दिया। तो ये यहाँ पे वो पूरा का पूरा सिस्टम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ, समझ में नहीं आया कि नहीं आया? गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो झील, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? बिल्कुल क्लियर हो गया दिमाग में, सवाल सारे क्लियर हो गए? ये लिखवाऊँ या लिख लोगे अपने आप? लिख लो जल्दी से, तो लिख लो जल्दी, फिर जल्दी से लिख लो इन बातों को। खारे पानी की झील है ये, कौन सी? पैंगोंग त्सो झील। खारा होने का कारण क्या? चट्टानों से टूटकर गिरने वाले पत्थरों में पाए जाने वाले खनिज, इसके कारण से इनका कैसा होता है, इसका टेस्ट खारा होता है। ठीक है, पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे आपकी झड़प हुई फिंगर 4 पे, सही है। इस पैंगोंग त्सो झील का 40% कितने प्रतिशत भाग है भारत में? तो उत्तर कितना आएगा? 40% है। चाइना में कितना है? तो 60% है। क्लियर? लिखो जल्दी 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 लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी से पॉइंट वाइज इसको आप मेंटेन कर लीजिए। लिख लो पॉइंट वाइज, लिखो जल्दी से। खारे पानी की झील है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह अपने पूरे बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। आप सारे के सारे ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं, सबको सिलेक्शन चाहिए अपनी जिस भी जॉब की आप तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं, है ना। तो सब बहुत ईमानदारी के साथ में चीज़ों को करिए, बहुत ईमानदारी के साथ में। कोई भी आपको इसमें जो बिना बेईमानदारी का काम नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईमानदारी से करो, बहुत ईमानदारी से, बेहद प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो आप इसको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से करो आप। हटा दें, हटा दें, हो गया, हो गया जी, हो गया बच्चे, सही है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो इन कंट्रीज़ को, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनको पॉलिटिकली भी समझा देंगे एक बार। अभी फिलहाल केवल ज्योग्राफिकली क्या सवाल बन सकते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं आपसे, ठीक है। इसको हटा रहे हैं। चलो भैया, सब लोग ध्यान से आ जाओ, सब लोग ध्यान से आ जाओ, आगे बढ़ रहे हैं। अगले देश की ओर चलते हैं, अगले देश की ओर, अगले देश की ओर चलते हैं, अगले देश की ओर, अगले देश की ओर चल रहे हैं भैया, अगले देश की ओर। अगला देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार की ओर चलते हैं, म्यांमार की ओर, ठीक है। म्यांमार की ओर चलते हैं, म्यांमार, 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 ठीक। इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा इसका पुराना नाम था। सुनो ध्यान से, इसके बारे में सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ध्यान से सुनो सब लोग, यहाँ पे आ जाओ। ये भारत का कौन सा राज्य है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहीं पे नीचे नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। यहीं से नीचे आप आओगे, यहीं से आप आओगे तो मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और ये कौन सा? मिजोरम, मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, उससे म्यांमार से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। सही बच्चे। अब क्या है कि इसके इस वाले पार्ट में क्या पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला? पटकाई बुम है, पटकाई बुम। ये कौन सी है? पटकाई बुम। पटकाई बुम कहाँ पे है? आप कहेंगे सर पटकाई बुम जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। पटकाई बुम पहाड़ी कह सकते हो आप। पटकाई बुम पहाड़ी कहाँ पे है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक और पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। यहाँ पे जनजाति भी रहती है, नागा पहाड़ी, नागा लोसाई, इसका तरीके से यहाँ पे जो लास्ट में आएगी पर्वतमाला उनको पढ़ाएंगे जब बताएंगे। पटकाई बुम, उसके नीचे नागा पहाड़ी।
फिर यहाँ पे नीचे कौन सी है, मणिपुरी पहाड़ी है, मणिपुरी पहाड़ी, इसके नीचे मणिपुरी पहाड़ी, और यहाँ पे मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, मिजोरम में कौन सी, मीजो पहाड़ी, ये मिजोरम के अंदर है। ठीक है, किसके किनारे किनारे, किसके किनारे किनारे, म्यांमार के किनारे किनारे ऐसे ही बसी हुई है। ठीक है, अब इन्हीं पहाड़ियों के इस ओर क्या है, इसी ओर क्या है, इन्हीं पहाड़ियों की इसी ओर घना जंगल है, घना जंगल। ठीक है, घना जंगल है, घना जंगल यानी हाई डेंस फॉरेस्ट। क्या क्या चीज़ है, हाई डेंस फॉरेस्ट और प्लस हिल्स, ये चीज़ें हैं, यानी कि अत्यधिक घनत्व वाला जंगल, जंगल और जंगल के साथ साथ हिल्स का मतलब क्या है, पहाड़ी। जंगल और पहाड़ी इसके बराबर बराबर में, जंगल है और पहाड़ी इसके बराबर बराबर में है। हाई डेंस फॉरेस्ट प्लस हिल्स इसके बराबर बराबर में जंगल हैं और पहाड़ियाँ हैं इसके बराबर बराबर में, ये सारी चीज़ें। हाई डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स ये इसके बराबर बराबर में, जंगल और पहाड़ी। क्लियर, समझ आ रहा है, जंगल और पहाड़ी, जंगल और पहाड़ी इसके बराबर बराबर है, जंगल है और पहाड़ी है। अब इस हाई डेंस अत्यधिक घनत्व और पहाड़ी के कारण कहाँ पे, म्यांमार की सीमा पर। किस जगह पे, म्यांमार की सीमा पर, म्यांमार की सीमा पर। अब जब म्यांमार की सीमा पर ये सारी चीज़ें, तो इनसे चीज़ों से किस चीज़ का खतरा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इन चीज़ों से खतरा किस चीज़ का हो जाएगा, तस्करी का। किसका, तस्करी मतलब स्मगलिंग, स्मगलिंग। अब स्मगलिंग किस किस चीज़ की होगी, तो चंदन की, चंदन और चमड़ा। ठीक, और क्या चीज़, जानवरों के अंग, जानवरों के अंग। तो ये तस्करी किस देश की सीमा पे होती है, तो हमारा सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, म्यांमार की सीमा पे इस प्रकार की स्मगलिंग होती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसी को लेकर के वहाँ से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे उस तस्करी को करने के लिए। ठीक है, आपने रोहिंग्यास वगैरह इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के भारत और म्यांमार के मध्य चीज़ें होती रहती हैं। तो अब पहला सवाल, तो कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, आपको ये बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, सीमा पे हाई डेंस फॉरेस्ट है और हाई डेंस फॉरेस्ट से क्या होती है, तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, ये सारी चीज़ होती हैं। अच्छा, कितनी सीमा साझा करता है ये, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यानी ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं ना, ये जो सीमा जो साझा कर रहा है भारत म्यांमार से, ये 1643 किलोमीटर सीमा है। ठीक है, म्यांमार जो था वो इंडिया का ही पार्ट था, कब तक, 1937 तक, 1937 तक म्यांमार भारत का ही पार्ट था। म्यांमार वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, म्यांमार भारत का ही पार्ट था, म्यांमार इंडिया का ही पार्ट होता था, कब तक, 1937 तक म्यांमार जो था वो इंडिया का ही पार्ट था। 1937 में म्यांमार जो है वो भारत से अलग हुआ, आप कह सकते हो 1937 में म्यांमार वो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलो इसको जल्दी से लिख लो, आप ये मैपिंग कर लो और इसके सवाल लिख लो, जल्दी आप लिख सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, लिख लो जल्दी जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी से हाई फाई तरीके से करो, हाई फाई तरीके से, है ना, हाई फाई तरीके से करो, जल्दी जल्दी। हो गया, लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से लिख लो इसको, सारे लगा लो कि ये राज्य सीमा साझा करते हैं। ट्रिक भी बना सकते हो आप इसको, अरुणा मामी कह सकते हो, अरुणा मामी, अरुणा मामी से ही आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम, है ना, ऐसे करके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ऐसे याद भी कर सकते हो आप इसको, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो, आपको हो गया, हटा दूँ, मैपिंग हो गई, लिख लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी से। अगले देश की तरफ चलेंगे, फिर अगले देश की तरफ, अगले खूबसूरत से देश की तरफ चलेंगे। लिखो ना जल्दी जल्दी, रुक क्यों रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो, करते रहो इसको, बहुत छोटा सा है, जल्दी से लिख लो, है ना, जल्दी, आप पूरा जल्दी से तुरंत लिखा करें, मुझसे बार बार नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको लिख लेना उसी टाइम के दौरान में। ठीक है, समझने में कोई भी देर, मैं आपको पूरा आराम से समझाऊंगा, इत्मीनान से समझाऊंगा, लेकिन लिखने में आपको देरी नहीं लगानी है। ठीक है ना, चलो अगले देश की तरफ चलते हैं, अगले देश की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले देश की तरफ चलते हैं बच्चे, अगले देश की तरफ आ जाओ, अगले देश की तरफ। ठीक है ना, अगले देश की तरफ चल देते हैं। अगला देश कौन सा, हेडिंग हमारा जाएगा
नेपाल, नेपाल, नेपाल की बात करेंगे आपसे, नेपाल की, ठीक है, नेपाल की बात करेंगे आपसे, नेपाल की। नेपाल क्या है कि नेपाल देखो थोड़ा सा पहले समझो, ये मान के चलो नेपाल का पार्ट है, ये कौन सा है, नेपाल, नेपाल। इसके इधर कौन है, चाइना, चाइना, इधर कौन है, इंडिया, इधर भी कौन है, इंडिया, और इधर भी कौन है, इंडिया। यानी आप कह सकते हो चाइना, जो नेपाल है इसके नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में चीन है, बाकी फिर पूर्व में भारत है, दक्षिण में भी भारत है, और पश्चिम में भी भारत है। यानी कि जो नेपाल है उसके 3 तरफ भारत है, एक तरफ चीन है, ठीक है, 3 तरफ भारत है और एक तरफ चीन है, यानी चारों तरफ पानी नहीं है। पृथ्वी, पृथ्वी तो आप कहते हैं ऐसी इसी तरीके का जो देश होता है उसको कहते हैं स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश, यानी इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। इसी को आप कहते हो लैंड लॉक कंट्री, इसी चीज़ को आप लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। बोलो क्लियर, लैंड लॉक कंट्री इसी को कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों दुश्मन हैं आपस में, और ये इन दोनों दुश्मनों के बीच में फंसा हुआ है, इसी कारण से इसको क्या और कहते हैं, बफर कंट्री, बफर कंट्री। ऐसा देश जो दो दुश्मन देशों यानी जिनके बीच सीमा का विवाद हो के बीच में स्थित हो, के बीच में स्थित हो, ऐसा देश जो 2 दुश्मन देशों के बीच में स्थित हो उसी को कहते हैं बफर कंट्री। ऐसा देश जो 2 दुश्मन देशों के बीच में स्थित हो उसी को बफर कंट्री कहते हैं। जो नेपाल है वो इंडिया के और चाइना के बीच में फंसा हुआ है, इसी कारण से इट इज़ कॉल्ड बफर कंट्री। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है, यहाँ पे कौन सा यूपी, यहाँ पे कौन सा बिहार, यहाँ पे करके कौन सा आ जाएगा, सिक्किम, और यहाँ पे ऐसे करके ये कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और सिक्किम, ये क्या करते हैं, इसे सीमा साझा करते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट लिख लो पहले। तो ये स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री क्यों कहते हैं, चारों तरफ पृथ्वी है, यानी धरती है, पानी नहीं है। अगर समुद्र होता तो फिर उसको क्या कहते हैं, अगर चारों तरफ समुद्र होता है मान के चलो किसी देश के, तो उसको आप फिर द्वीप कहते हैं, ठीक है। अगर 3 तरफ होता है तो उसको फिर आप क्या कहते हैं, उसको फिर आप कहते हैं पेनिनसुला। जैसे कि मान के चलो इंडोनेशिया की क्या चारों तरफ पानी है, तो इंडोनेशिया क्या एक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है। ऐसे ही इंडिया है, इंडिया के इधर नीचे वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट है जिधर यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ भी देखो इधर भी पानी, अरब सागर, इधर कौन सा सागर है, इंडियन हिंद महासागर है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी है। 3 तरफ पानी है इंडिया के, इसलिए इसको कहते हैं इंडियन पेनिनसुला, सही है। और जिस देखो इधर ना इधर पानी, ना इधर ना उधर, इसको कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, स्थल रुद्ध देश। बोलो क्लियर है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है आपको सब चीज़ें। आगे बढ़ूँ मैं, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हटा दूँ इसको, लिख लिया, इतना लिख चुके, चलो इसको हटाते हैं। बहुत ध्यान से इत्मीनान से जुड़े रही, बहुत ही सरल चीज़ है ये, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्थल रुद्ध देश और बफर कंट्री। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं वो भी आप लिख चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, वो भी आप लिख चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात को लेकर के। आओ समझते हैं आगे की कहानी नेपाल से, और कैसे करके सवाल बनेगा पेपर में। सब लोग आ जाओ ध्यान से भाई, पूरा मन लगा के पढ़ो, आप लोग मन लगा के पढ़ो। यूट्यूब नहीं है ये, पैसा खर्च करके आप आए हो, 100% में से 100% कंटेंट ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और पेपर में आने वाले सवाल में फालतू की बकवास करेंगे नहीं। अब जैसे मान के चलो इंडिया की मैं थोड़ा सा मैपिंग करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है नेपाल, नेपाल यहाँ पे है। आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा है, हिमालय माउंटेन रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ। कौन कौन सी निकल रही हैं, कोसी आ रही है ऐसे नेपाल से, तो इंडिया में आ रही है, हिमालय से उतरती है नेपाल में जाती है, नेपाल से भारत में आती है। कौन सी, कोसी और गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसके अलावा शारदा कह लो या काली नदी कह लो, एक ही बात है, शारदा
और काली नदी दोनों एक ही चीज़ है। शारदा और काली नदी जो है वो दोनों एक ही बात है। शारदा काली नदी अलग अलग चीज़ नहीं है, ये भी आपको इसमें क्लियर होना चाहिए। शारदा और काली नदी एक ही चीज़, ठीक है। और कौन सी एक और नदी आ रही? कमला नदी, ठीक है, कमला नदी। ये सारी नदियाँ आती हैं। अब क्या है कि यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार जो है ना एकदम से ढलान पर है, एकदम से ढलान पर है। तो एक तो यहीं से बहुत तेज़ी से आती हैं और नेपाल से तुरंत बिहार में बहुत अटैक से आती हैं, सारी इधर की तरफ को आने लग जाती हैं। और नेपाल बिल्कुल एकदम ढलान पर है, इस कारण से नेपाल में इससे भयंकर बाढ़ आती है। और कोसी को आप इसी कारण से क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कारण से बहुत सारी बाढ़ जो है वो आती हैं। बाढ़ के आने के कारण से इस कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस कारण से? बाढ़ यानी फ्लड यहाँ पे बहुत आती है, इस कारण से इसको ऐसा बोला गया है। अब 2012 में क्या हुआ? 2012 में इंडिया और नेपाल ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक संयुक्त का मतलब जॉइंट, संयुक्त का मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम क्या चीज़ था बच्चे? कोसी परियोजना, कोसी प्रोजेक्ट मतलब कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना कब स्टार्ट हुई, ऐसा अगर आपसे पूछने लग जाए तो कोसी परियोजना 2012 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक परियोजना चालू, जिसको कोसी परियोजना बोला गया। इसमें क्या किया गया? कोसी नदी पे एक डैम बना दिया गया नेपाल में, और नेपाल उस कोसी नदी में उस डैम से नहर के द्वारा पानी को नेपाल में अंदर को मोड़ देता है, और बिहार में जो उसका फ्लो है उसको आने को उसको थोड़ा सा कम करता है। तो ठीक है, तो ये कब चालू किया गया? कोसी जो एक प्रोजेक्ट था, ये नेपाल और इंडिया के मध्य एक करार के माध्यम से 2012 में चालू किया गया। बोलो क्लियर? यहाँ तक आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? इतना लिख लो जल्दी से आप सब लोग। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, शारदा, काली नदी, कमला नदी वहाँ से निकलती हैं। ये सारी एकदम से इंडिया में आती हैं। बिहार में ढलान ज़्यादा होने के कारण से क्या हो जाता है? इनका फ्लो बढ़ जाता है, इसी कारण से बिहार में बाढ़ आती है। और कोसी नदी इस तबाही को सर्वाधिक करती है, इसी कारण से बिहार का शोक कहलाती है। नेपाल और इंडिया ने कोसी नदी की इसी दुर्घटना को देखते हुए एक प्रयास चालू किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, परियोजना स्टार्ट करी, कोसी परियोजना नाम दिया गया। 2012 में उसने करी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, अब आगे इसी में आगे चल रहे हैं। अब बात है सन 1816 की। सन 1816 की कहानी है। एक संधि हुई भारत और नेपाल के बीच में, जिसको बोला जाता है सिंगोली की संधि। 1816 में सिंगोली की संधि, ट्रीटी ऑफ सिंगोली की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सिंगोली की संधि हुई, यानी ट्रीटी ऑफ सिंगोली हुई। उसमें क्या हुआ? उस संधि के अधीन आप सब लोग ध्यान से सुनो, ये जो नेपाल और भारत है, इस नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण हुआ। नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण हुआ इस संधि के माध्यम से। क्या हुआ? नेपाल व भारत की सीमा का निर्धारण हुआ। पेपर में कैसे सवाल आता है? भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण किस संधि से हुआ? तो 1816 की सिंगोली की संधि से नेपाल में भारत की सीमा का निर्धारण हुआ। अब वो निर्धारण कैसे हुआ? निर्धारण ऐसे हुआ कि ये निर्धारण हुआ कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो क्या होगी? वो काली नदी होगी। काली मतलब शारदा नदी जो है, काली उसमें वर्ड है, शारदा वर्ड नहीं है उस ट्रीटी के अंदर। काली नदी विल बी द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। उसमें इतना बोल दिया गया कि काली नदी को ही भारत और नेपाल की सीमा माना जाएगा। ठीक है, तो काली नदी से ही भारत और नेपाल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हुआ ऐसा कि काली नदी जो बहती है, काली नदी इस पे बहती है, यहाँ काली नदी बह रही है, इसके इधर ये एक नदी और बहती है, और इधर भी एक और नदी बहती है इसके। इन नदियों का नाम है, ये जो दोनों नदी हैं इनका नाम है महाकाली नदी। महाकाली, ये बीच वाली काली है। अब ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है? ट्रीटी में साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रीटी में साफ क्या लिखा हुआ है कि सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होगा? काली नदी के द्वारा होगा। लेकिन इधर महाकाली नदी है, इधर भी महाकाली नदी है। अब नेपाल तो कहता है कि सीमा ये वाली नदी है, इस वाली नदी की सीमा मानो, और भारत कहता है ना ये वाली नदी है सीमा पे। ये एक दोनों के बीच में विवाद हो गया। भाई वहाँ पे केवल काली वर्ड, समझ में आ रही बात आपको? वहाँ पे क्या वर्ड है? केवल काली नदी। लेकिन अब यहाँ भी महाकाली, यहाँ भी महाकाली। भारत तो कहता है कि यहाँ तक है इंडिया, और नेपाल कहता है ना यहाँ तक नेपाल है। बोलो समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे
अब यहीं चूंकि भारत यहाँ तक अपना एरिया बता रहा है, तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, भारत कह रहा है कि ये पॉइंट मेरा है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, भारत कह रहा है कि ये पॉइंट मेरा है, और ये है कौन सा, काला पानी। इस पॉइंट का क्या नाम है, काला पानी पॉइंट है, इसका नाम काला पानी पॉइंट है। और काला पानी पॉइंट को भारत क्या कह रहा है, भारत कह रहा है कि ये मेरा है, और नेपाल क्या कह रहा है, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट मेरा है। 1962 में क्या हुआ था, 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, तो आपको पता है यहाँ भी चाइना की सीमा यहाँ अटैक कर चुकी थी, इसको घेर चुकी थी, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के भाग पे भी अटैक कर रही थी। इन दोनों मोर्चों पर चाइना की सेना से भारत का युद्ध हो रहा था। तो भारत ने अपनी आईटीबीपी को नेपाल से बात करी कि भाई हमें अपने इस पॉइंट को दे दो। इससे क्या हो सकता था, नेपाल पे भी नज़र रख सकते हो, और यहाँ इंडिया पे भी नज़र रख सकते हो, और यहाँ पे चाइना पे भी नज़र रख सकते हो। तो इस पॉइंट को भारत ने नेपाल से ले लिया। नेपाल ने कहा ठीक है आप आ जाइए यहाँ पे। तो भारत ने यहाँ पे अपनी आईटीबीपी को लगा दिया। इस पॉइंट काला पानी पर भारत ने किसको लगा दिया, आईटीबीपी को भारत ने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब भारत की आईटीबीपी वहाँ तब से लेकर आज तक आईटीबीपी वहाँ पे लगी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 35 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वैसे अगर पूछा जाए तो 35 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। तो भारत की आईटीबीपी लगातार वहाँ पे लगी हुई थी। अब क्या हुआ कि वहाँ का केपी ओली मिल गया चीन के साथ में, नेपाल का। अब उसने क्या काम करा, जब यहाँ भाई इंडिया का तो कौन बहुत तकरार बढ़ रही है इस चीन के साथ में, तो अब इस पॉइंट पे अपनी आईटीबीपी का होना तो बहुत ज़रूरी है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा भारत से कि तुम यहाँ से आईटीबीपी हटाओ अपनी, क्यों, क्योंकि ये मेरा पार्ट है। तो भारत ने नक्शा जारी करके कह दिया कि नहीं तेरा नहीं, ये तो अब हमारा ही पार्ट है। भारत ने कह दिया ये पार्ट है नहीं तेरा, ये तो 1962 में हमने तुझसे ले लिया था, क्योंकि हमारा ही पार्ट था, हम तो पूरा रीजन यहाँ तक है। भारत ने अपना नक्शा जारी करके ऐसा कह दिया। अब नेपाल ने नक्शा जारी करके यहाँ तक अपने हिस्से को अपने नक्शे में जारी कर दिया। तो डिस्प्यूट हो गया किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट हो गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, काली पानी के डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ अच्छे से आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है फर्जी, बताओ बोलो अच्छे से आ रहा है कि फर्जी आ रहा है, सही आ रहा है। नेपाल क्या कहता है, नेपाल कहता है ये जो पॉइंट है ना, ये कहता है, नेपाल कहता है ये हमारे धारचूला जिले का भाग है, धारचूला जिले का भाग है। जबकि भारत क्या कहता है, नहीं ये हमारे पिथौरागढ़ जिले का भाग है। भारत की साइड से भारत क्या बताता है, इसे पिथौरागढ़ जिले का भाग बताता है अपना, और नेपाल इसको क्या कहता है, नेपाल कहता है नहीं ये हमारे धारचूला जिले का भाग है। तो ये डिस्प्यूट है, बताओ। यानी कि नेपाल की तरफ से काला पानी कहाँ पे है, तो धारचूला में, और इंडिया की तरफ से कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ में। बताओ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। पॉइंट वाइज लिखो इसको, जल्दी जल्दी से लिखो, सब लोग जल्दी जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी से इसको लिख लो, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ इसको जल्दी जल्दी से आप पॉइंट वाइज लिख लो, ये मैपिंग कर लो सारी की सारी। ये समझो सिंगोली की संधि हुई कब, 1816 में। नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण हुआ किसके द्वारा, काली नदी के द्वारा। लेकिन वो महाकाली वाली कंडीशन आ गई, भारत ने कहा मेरा वहाँ तक, उसने कहा मेरा वहाँ तक। ये पूरा लिख लो, आपको समझ आ जाएगा सारा, जल्दी से लिख लो, जल्दी बढ़िया तरीके से लिख लो, अच्छे तरीके से लिख लो सब लोग इसको। बोलो क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो ये ऑफलाइन क्लासेस से भी ज़्यादा बेहतर आपको लेकर के आएगा। बहुत मेहनत से पढ़ते रहो, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये फालतू के कमेंट, अनर्गल कमेंट करोगे तो ब्लॉक कर देंगे, ये बात भी आप ध्यान से रखो, ठीक है। समझ रहे हो कि नाम ले दो और ये कर दो, हैं इन सब चीज़ों से बचना। और PDF मिल जाएगी, PDF के लिए हल्ला मत काटो। और ये जो जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अगर कोई देखो एक बार क्या है कि आप चेक किया करो क्या कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी रिप्लाई हुआ करे आप एडमिन जो सेक्शन है उससे इनका रिप्लाई दे दिया करो, है ना। इसमें क्या होता है ना कि ये परेशान करते हैं फिर, और मैं कमेंट लेना नहीं चाहता हूँ। कोई इसमें अच्छा कमेंट मेरे को लगेगा तो मैं वहाँ पर ले लूँगा, कोई डाउट वाउट होगा किसी का, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, बाय बाय।